हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए उत्तराखंड टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। यानी कि यू टेट पेपर वन के लिए ईवीएस हम डिस्कस करेंगे, यू टेट फर्स्ट का पेपर वन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे ईवीएस, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि 2019 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का हम डिस्कशन करेंगे पेपर वन के लिए। ओके। तो अगर आपने प्रीवियस जो सेशन हमने डिस्कस किया है पेपर वन और पेपर टू के लिए, तो लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर की सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड टेट के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हम इसको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। और इससे आपको लेवल का पता चलेगा। क्वेश्चन पैडागोजी के क्वेश्चन सीवीएस के भी हम डिस्कस करेंगे और कंटेंट वाले पार्ट की। तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को क्वेश्चन नंबर 121 के साथ में। 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। आफ्टर द लंच ब्रेक वाइल टीचिंग ईवीएस यू फाइंड दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? दोपहर के भोजन के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? टेक चिल्ड्रन आउट टू ए प्ले इन द ग्राउंड, take them to put their hand down on the decks and relax. Option number C, use audio video aids on the base of multiple intelligence to make the lesson interesting. और ऑप्शन नंबर डी, चेंज द टॉपिक इमीडिएटली। तो देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन नंबर सी। इसको हमने डिस्कस किया था पेपर नंबर 2 के सीडीपी वाले पोर्शन में भी। तो देखिए हमें क्या करना है, बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाना है, बच्चे के लिए सारी चीजें। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे के संवेगों को इन्वॉल्व करना है, यानी कि जो उनके संवेग होते हैं, संवेदी होते हैं, सेंसरी मोटर्स जो होते हैं, सेंसेस जो होते हैं, उनको इन्वॉल्व करना होता है, जैसे देखना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो वीडियो एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस टू मेक लेसन इंटरेस्टिंग, लेसन को अच्छा बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं। ओके, तो इससे बच्चा जो है कनेक्टेड फील करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अ टीचर गिव पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टू हिज स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू कलर द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स दैट डू लिव इन देयर हाउसेज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू डेवलप। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों को चित्र देता है और उन जानवरों के चित्रों में रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन का विकास करना है, क्लासिफिकेशन स्किल वर्गीकरण कौशल का विकास करना है, या फिर डेटा कलेक्शन जो डेटा को संग्रह करने का काम करना है। तो इस राइट कॉम्बिनेशन बताना है आपको। ऊपर दी गई जो भी एक्टिविटीज में उनमें से कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी में से। तो देखिए जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये बोलते हैं स्टेटमेंट वन, इस विधि के द्वारा हम बच्चे में सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अवलोकन का विकास कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन स्किल्स यानी कि हम वर्गीकरण कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 122। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 123 के साथ में। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 123। द फर्स्ट ओजोन होल वाज फाउंड ओवर, कि जो पहला ओजोन होल था वो कहाँ पाया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ पोल में, ऑप्शन नंबर बी एंटार्क्टिका में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, या ऑप्शन नंबर डी साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर। किसके बारे में बात हो रही है? फर्स्ट ओजोन होल के बारे में बात हो रही है। देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये पाया गया था एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के ऊपर इसको स्पॉट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, जो वातावरण की आर्द्रता है उसको किस चीज के थ्रू हम नाप सकते हैं? फोटोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, फोटोमीटर के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जो वातावरण में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको ये मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जो नमी को मेजर करके बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर पे मौजूद है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 125। द वाटर पोल्यूशन इन ए रिवर इज मेजर्ड बाय द डिजॉल्व क्वांटिटी ऑफ, नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में भी कई बार पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है साइंस में भी और ईवीएस में भी कई बार इसको पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोलता है क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए राइट आंसर जो रहेगा इसका 125 का ऑप्शन नंबर डी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में बात की जाती है, घुलित ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस, डिजॉल्व वाटर डीओडी जिसको बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्वांटिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 126 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम, निम्न में से कौन सा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? फॉरेस्ट, स्टेबल की बात हुई है, रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट, माउंटेन यानी कि पहाड़, ओशन यानी कि समुद्र। स्टेबल की बात की गई है, तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ओशियन होता है जो बिल्कुल स्टेबल रहता है। समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक समान बना रहता है, जो पानी के अंदर की जो गतिविधियां हैं वो एक समान बनी रहती हैं। देखो वन में भी जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी चेंज होता रहता है, रेगिस्तान भी चेंज होता है, पहाड़ माउंटेन जो है क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग रेनफॉल हो रहा है तो परिस्थिति इकोसिस्टम चेंज हो जाता है, और जो स्नोफॉल हो रहा है पहाड़ों पर तो इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। लेकिन जो समुद्र के अंदर का जो क्लाइमेट है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं तो वो एक समान चीजों को देखते हैं, तो ये स्टेबल इकोसिस्टम है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 127 को डिस्कस करते हैं। 127 आएगा हमारे पास नेक्स्ट पेज पर। चलिए लास्ट पेज पर दिया है आई थिंक 127। एक बार ऊपर देख लेते हैं भाई। यहाँ है 127। द दिस इज फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्या चीज उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन जो दिए हैं, पहला दिया है टीक, सेकंड दिया है आयरन वुड, और थर्ड दिया है साल, और फोर्थ दिया है पाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, 2019 का पेपर वन में काफी कंफ्यूजन रहा इसमें। दिस विच इज नॉट फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, में जो नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर है हमारे पास पाइन, जिसको हम बोलते हैं चीड़। चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाए जाते, नॉट पूछा गया था, नॉट है ना, तो नहीं। बाकी सागौन भी पाया जाता है, साल भी पाया जाता है, और आयरन वुड भी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 128 के लिए, विच वन इज द ट्री ऑफ कॉनिफोरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है, ये आपको बताना है। साल है, स्प्राउस है, महोगनी है, या फिर देवदार है जिसको हम बोलते हैं सीड्रस। तो आंसर करें फटाफट 128 के लिए। तो देखिए कॉनिफोरस फॉरेस्ट की बात हुई है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं हम देवदार, जो होता है वो कैसा है, शंकुधारी वनों का एक वृक्ष है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है 129, अलमाती डैम वाटर कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड आर, जो अलमाती बांध जल विवाद है किस चीज से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र एवं उड़ीसा, तमिलनाडु कर्नाटक एवं उड़ीसा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक। तो देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये जो विवाद है अलमाती डैम का, ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीन स्टेट्स जो हैं हमारे उनके बीच में है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन बायो इंसेक्टिसाइड्स इज, सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक कौन सा है? आक यानी कि कैलो कैलोट्रोपिस, ऑप्शन नंबर बी धतूरा, ऑप्शन नंबर सी नीम, या ऑप्शन नंबर डी बबूल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के कि बायो इंसेक्टिसाइड्स यानी कि सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक के रूप में जो प्रयोग होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नीम का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो 30 के लिए राइट आंसर रहेगा सी। Next question 131, which of the conceptual spheres of the environment is having the least storage capacity of the matter, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? वायुमंडल में, स्थल मंडल में, जल मंडल में, या फिर जीव मंडल में, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर भी बोलते हैं जल मंडल को। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर ये बायोस्फीयर ही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव मंडल में, है ना। तो 131 के लिए जय मंडल नहीं होगा भाई, इसके लिए जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, ये नहीं होगा इसके लिए आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 132। 132 क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई कहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 132 इज द बॉटम, सबसे लास्ट में दिया गया है। यस, इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज,
एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है भाई? बाई डायरेक्शनल, द्विदिशा होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है, यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में होता है, या फिर मल्टी डायरेक्शनल होता है यानी कि बहुत सारी दिशाओं में होता है। तो राइट आंसर है हमारे पास, जो भी हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही दिशा में होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्टेटमेंट आपको गलत पहचानना है। ऑप्शन ए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइक्ल्ड इन एन इकोसिस्टम। बी, एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। सी, एनर्जी रिसाइक्ल्ड इन एन इकोसिस्टम। या फिर डी, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी। तो कौन सा असत्य है? जो गलत स्टेटमेंट इसमें से दिया हुआ है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलता है सी? एनर्जी रिसाइक्ल्ड इन एन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पुनः चक्रण होता है, ऐसा नहीं है भाई, रिसाइकिल नहीं होती है ऊर्जा, है ना। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकिल्ड, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इकोसाइकिल्स में एनर्जी नहीं होती। एनर्जी तो भैया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाती है ना, पुनः चक्रण नहीं होता। रिसाइकिल हो जाए एनर्जी की तो बात ही क्या है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास, EIA कैन बी एक्सपेंडेड एज। EIA का पूरा नाम क्या है? एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक्टिविटीज, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। तो देखिए जो राइट आंसर है डेट इज 134 का ऑप्शन नंबर सी। इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असिस्टेंट, यानी एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट इसकी फुल फॉर्म है भाई। ये बस सीधी सीधी सा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ। नेक्स्ट 135, द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एन एवरी ईयर। 5 जून को, 22 अप्रैल, 23 नवंबर या फिर 26 जनवरी को। तो देखिए अर्थ डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने हैं हमें। ईवीएस के इस तरीके के क्वेश्चन को ऑलवेज हमें सही करना है, क्योंकि भाई यहीं से हम नंबर स्कोर कर सकते हैं पेपर में। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 137, और 137 क्वेश्चन 136 है हमारे पास ये। ब्लू बेबी सिंड्रोम्स इज कॉज्ड बाय द कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर बाय। नील शिशु संलक्षण जल किस चीज की अधिकता के कारण होता है? फॉस्फेट, सल्फर, आर्सेनिक या फिर नाइट्रेट्स। तो इनमें से किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये नाइट्रेट्स की वजह से होता है भाई। कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय नाइट्रेट्स की उपस्थिति जब ज्यादा हो जाती है तो ये डिजीज होती है हमारे पास ब्लू बेबी सिंड्रोम्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पानी, द मैक्सिमम अलाउएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी है? 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1.25 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम या 1.75 मिलीग्राम। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो अलाउएबल यानी कि जो हमें अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड्स की पीने योग्य पानी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कॉलरा एंड टाइफाइड आर कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होते हैं भाई? हैजा और जो आंत में ज्वर होता है उसके क्या रीजन होते हैं? वॉर्म्स की वजह से, विषाणु यानी कि वायरस, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, फंगस यानी कि कवक। तो देखिए ये होते हैं हमारे जीवाणु की वजह से। 138 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैक्टीरिया की रीजन की वजह से कॉलरा और टाइफाइड का कॉज बनते हैं ये। नेक्स्ट 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल मिनरल्स। इनमें से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? एस्बेस्टस, फेल्सपार, फॉस्फेट या फिर नाइट्रोजन। तो ये है हमारे पास नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी, जो क्या सा प्राकृतिक खनिज नहीं है भाई। एस्बेस्टस, फेल्सपार एंड फॉस्फेट ये कैसे हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये क्या है? नाइट्रोजन भाई गैस है, हमें पता है, खनिज नहीं है, गैस है, ये एक प्रकार की वायुमंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजीकरण स्थिरीकरण या कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय, किसके थ्रू होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? लाइटनिंग के द्वारा, फिक्सिंग बैक्टीरिया, फर्टिलाइजर्स या ऑल ऑफ दीज। फटाफट से आंसर करें इसका। देखो इसमें कई बार बच्चे गलत आंसर कर जाते हैं, सीधे सीधे इसको बोल जाते हैं फिक्सिंग बैक्टीरिया, स्थिरीकरण जीवाणु से। लेकिन आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज एक्टिविटी, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होता है, और लाइटनिंग बिजली के चमकने पर भी। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 140। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 141 क्वेश्चन पर मूव करते हैं भाई। तो 141 है हमारे पास, द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट टू बी प्रोमूलगेटेड इन इंडिया वाज। भारत में प्रथम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे
प्रख्यापित किया गया था? जल अधिनियम, वाटर एक्ट, वायु अधिनियम यानी कि एयर एक्ट, पर्यावरण अधिनियम, एनवायरमेंटल एक्ट, या फिर ध्वनि प्रदूषण अधिनियम? तो ये जो फर्स्ट एक्ट था वो था हमारे पास वाटर एक्ट, पानी के लिए एक्ट टू बी प्रोमोटेड इन इंडिया, फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल, यानी कि अगर वायुमंडल की अगर हम बात करें, अपने एनवायरनमेंट की बात करें, तो उसमें जो पहला एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? वाटर, किस पानी का संरक्षण हमें सबसे पहले करना है भैया, पानी जल ही जीवन है, जो एक हमारे पास कहावत है, तो उसको फॉलो करता है ये ऑप्शन नंबर ए। ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, ओजोन लेयर यानी कि जो परत है वो किस चीज में नापी जाती है? पीपीएम में, पीबी में, डेसिबल्स में, या फिर डेप्सन यूनिट्स में नापी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर हमें यूनिट्स बतानी थी कि किस यूनिट में ओजोन लेयर की परत को हम मेजर करते हैं। तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये होता है हमारे पास डेप्सन यूनिट, है ना। कई लोगों ने इसको पार्ट्स पर मिलियन में पीपीएम भी लगा दिया होगा, लेकिन पीपीएम यहाँ नहीं होगा, पार्ट्स पर मिलियन जो है कॉन्सेंट्रेशन में नापा जाता है ना, वाटर कॉन्सेंट्रेशन में नापा जाता है इसको, पानी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस कब लागू किया गया था? 1986 में, 1992 में, 1984 में, या फिर 1974 में? तो देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ये वर्ष जो है 1986 में इसको लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास 144, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आईसीडीएसआर, समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिरक्षा, ऑप्शन नंबर बी हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज, ऑप्शन सी प्री स्कूल एंड नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज? तो भैया डी है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो इनका जो है उद्देश्य है वो यही है, सारे के सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर 144। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। तो 145 क्वेश्चन है हमारे पास, ISO 14000 स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू, ये मानक जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पोल्यूशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, या नन ऑफ द अबव? देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको पता भी नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको पता है ईवीएस का क्वेश्चन है ना। तो किस चीज पर फोकस हो रहा है यहाँ पर? एनवायरमेंट पर फोकस हो रहा है, पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है। तो यहाँ एक पोल्यूशन के बारे में बात की गई है, एक जोखिम प्रबंधन की बात हुई है, दूसरी पर्यावरण प्रबंधन की, और तीसरी किसी की भी नहीं। तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी भी लगा दोगे ना तब भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस से रिलेटेड बात की जा रही है, और ये ISO 14000 स्टैंडर्ड ईवीएस मैनेजमेंट, ये पर्यावरण प्रबंधन पर काम करता है। नेक्स्ट, सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन, जो भैया सौर ऊर्जा होती है वो कहाँ संग्रहित होती है? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में, ग्रीन लीव्स में, फोसाइल फ्यूल में, बायोमास में? फटाफट आंसर कर दो यार, बहुत आसान है। जो सौर ऊर्जा है इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई पर्यावरण अध्ययन में, अगर हम बात करें तो ये जो स्टोर्ड होता है डेट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में, क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सिलिकॉन्स और कार्बन्स के होते हैं, तो वो स्टोर्ड कर वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं सनलाइट के साथ में, ठीक है। ग्रीन लीव्स का इसमें कोई योगदान नहीं है, ग्रीन लीव्स फोटोसिंथेसिस में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम होती है। फोसाइल फ्यूल आपको पता है जीवाश्म ईंधन कभी भी सोलर एनर्जी को स्टोर नहीं करता, बायोमास एनर्जी भी नहीं करती है। और बचा क्या आपको? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, क्योंकि ये क्या है, ये आर्टिफिशियल एक हम सोलर पैनल डिजाइन करते हैं तो जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सो जो सोलर एनर्जी यानी कि सन से निकली हुई रेज को स्टोर करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 47, सम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए वैकेंट लॉट इंक्लूड ग्रास, डेड लॉयंस, माइस, ग्रास होपर एंड सर्ज, कलेक्टिवली दे आर नोन एज? कैसे जानवर हैं? कुछ जीव जैसे घास, चूहे, टीढ़े, मछली एक स्थान पर रहते हैं सामूहिक रूप से, तो इसे क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, या म्यूचुअलिज्म, पारस्परिक सहयोग? तो 147 का जो राइट आंसर रहेगा इसको बोलेंगे हम कम्युनिटी, है ना। इकोसिस्टम में क्या होता है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक साथ रहते हैं, तो उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। तो देखो इस बच्चे ने आंसर जो है फर्स्ट भी मार्क किया था, फिर बाद में इसने सेकंड मार्क किया है, तो फर्स्ट जो मार्क किया है वो गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र में लिविंग और नॉन लिविंग्स रहते हैं, यहाँ किसकी बात हो रही है? देखो सारे एनिमल्स की बात हो रही है ना, एनिमल्स की बात हो रही है। तो एनिमल्स किस में आते हैं? लिविंग्स में आते हैं ना, लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं ये, ओके। तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स की तो बात की नहीं गई है, तो वो कम्युनिटी, समुदाय बनाते हैं एक अपना, एक एनिमल का जो समुदाय है, ओके।
इकोसिस्टम में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया जाता है, पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य सब चीज़ें आ जाती हैं। तो और म्यूचुअलिज्म क्या होता है? पारस्परिक सहयोग, जब दो जीव एक दूसरे को सहयोग करते हैं, है ना, जीवन जीने के लिए, खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो वो म्यूचुअलिज्म कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 148। एन ईवीएस टीचर, you plan to take the student to the zoo, which of the following activities would you not allow the student to undertake? है ना, क्या नहीं करने देंगे आप? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ठीक है। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। और ऑप्शन नंबर डी, टेक देयर ड्राइंग बुक अलोंग विद देम टू ड्रॉ व्हाट दे सी एट द जू। तो देखिए भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर है। भाई हमें चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनके लिए खाना लेके नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप उनके लिए कुछ भी ईटेबल्स लेके जाएंगे तो ये जू के नियम के जो है अगेंस्ट होता है। वहाँ एडेबल्स जो है अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इस तरीके से जो है जो वहाँ के जानवर हैं वो आप पर अटैक भी कर सकते हैं खाने के लालच में। बाकी सारी की एक्टिविटीज़ किस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं कि भाई आप भोजन, क्या क्या भोजन वो खाते हैं वो आप पता लगाएंगे, तो उससे आपकी क्या नॉलेज बढ़ रही है, बच्चे की जानकारी बढ़ रही है यहाँ से। नेक्स्ट, फोटोग्राफ ले रहा है तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ रही हैं उसकी, है ना, बाद में उसको देखकर सीख सकता है, रिकॉल कर सकता है कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा था। ड्राइंग बुक लेके जाने की वजह से कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो है अपनी अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग बुक। तो ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और यही हमसे पूछा था। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन आएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन रहेंगे दो, दैट इज 149। Durga lives in a village and cook food on chulha using wood and cow dung cake as fuel. She has been suffering from severe cough and for the last 3 months. This may be due to। भाई दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी के गोबर से अपने ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 माह से उसे तेजी से खांसी आ रही है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है बर्निंग फ्यूल से, विच में बी डिपोजिटेड, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है। सूद polluted by the burning fuels which may have been deposited in her respiratory system. Smoke produced by burning fuels which may have caused her allergy and the old age and pollution inside her house hut। तो इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा 149 का। तो देखिए दो आंसर होंगे यहाँ पर, एक आंसर नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 149 के लिए। बहुत क्लोज जो राइट आंसर रहेंगे, तो पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, और ऑप्शन नंबर बी, स्मोक प्रोड्यूस बाय बर्निंग फ्यूल्स विच में हैव कॉज्ड हर एलर्जी। तो देखिए जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है लकड़ी के चूल्हे से, तो उससे भी उसको एलर्जी हो रही है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली खास रही है। और नेक्स्ट है जो बर्निंग फ्यूल्स में से भाई कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, जिससे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ दो ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ए और सी के साथ जाएंगे। अगर ए मार्क करेंगे, सी मार्क करेंगे, तो दोनों के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट राइट मार्क्स मिलेगा। इस क्वेश्चन में भाई दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास 150। Which one of the following is not an objective of including riddles and puzzles in an EVS textbook? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेली शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नॉट पूछा गया है। ऑप्शन ए बोलता है टू डेवलप critical thinking ability in students, to develop reasoning ability in student, to confuse the mind of the student and let them enjoy the confusion, or to develop curiosity and ability to think creativity। है ना, आपसे क्या पूछा गया था? नॉट पूछा गया था, है ना, कि पजल्स का इस्तेमाल, पहेलियों का शामिल करने का क्या उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया था। जो उद्देश्य नहीं है तो वो सेटिस्फाई करता है ऑप्शन नंबर सी, कि हम बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कभी भी पजल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 150। तो ये थे हमारे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन यू टेट 2019 के पेपर का डिस्कशन। पेपर 1 के लिए ये हमारे पास था, तो यहाँ से आपकी बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस बनेगी। इसी तरीके के आगे सेशंस ज्वाइन करने के लिए प्रीवियस ईयर की सारी सीरीज को भाई हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन सेशन को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।